बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5 और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चुंबक के स्थितिज ऊर्जा और साथ में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम भी। जी हाँ, चुंबक के लिए भी गाउस का नियम लगता है। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे चुंबक के द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य, और साथ में हम क्या निकालेंगे, इसकी चुंबक के स्थितिज ऊर्जा का भी पता करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था, जब द्विध्रुव को आप क्या करते हैं, चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर बल लगता है। एक बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है और एक नीचे से ऊपर की ओर लगता है। दोनों बल क्या थे, परिमाण में समान थे। दोनों बल परिमाण में समान थे और दिशा भी क्या थी, विपरीत थी। वैसे तो ये क्या हो जाने चाहिए थे, निरस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन दोनों की जो क्रिया रेखा थी वो अलग अलग थी। इसकी क्रिया रेखा यहाँ थी और इसकी क्रिया रेखा यहाँ थी, तो दोनों बल क्या हुए, निरस्त नहीं हो पाए। और निरस्त नहीं होने से इस पर क्या हो गया, बल आघूर्ण कार्य करने लग गया। जैसे बल आघूर्ण कार्य करता है तो ये क्या होगा, टर्न करेगा, घूमेगा। घूमने से क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसको घुमाने के लिए जो बल लग रहा है उसको विस्थापन से गुणा कर दें तो वो क्या आ जाएगा, आपका किया गया कार्य हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा भाई, घूमेगा तो क्या चेंज हो रहा है, इसका क्या चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से पकड़ो, मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो विस्थापन क्या होगा, एंगल में लेंगे, डी थीटा लेंगे। मान लो पहले आपका θ1 है, θ1 से θ2 ले जाते हो तो उसका विस्थापन कितना है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, विस्थापन होगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, आपने हेडिंग डाल लिया होगा, ठीक है। लिखिए, लिखना क्या, सुनिए आप कि अपन ने मान लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक के द्विध्रुव रखा गया है, ठीक है। एक अपना क्या है, चुंबक के द्विध्रुव है, उसको कहाँ रखा है अपन ने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख रखा है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, θ1 कोण से लेके θ2 कोण तक घुमाते हैं। θ1 से क्या करते हैं, θ2 तक घुमाते हैं। इसको घुमाने में क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की ही गणना हमें करनी है। समझ गए बात को, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है कुल मिला के। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, कहाँ पे था ये आपका नॉर्थ, ये साउथ। पहले θ1 पे था, ये चुंबक है अपना, ठीक है। ये क्या है, अपना चुंबक है। ये मान लीजिए अपने पास नॉर्थ साउथ वाला क्या है, ये चुंबक है। कौन सा चुंबक है, क्षण चुंबक है। इसको हमने क्या किया, घुमा दिया। पहले θ1 पे था, अब कितने पे आ गया, यहाँ वाली बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आ गया अपने पास θ2 पे। अब कितने पे आ गया, ये अपने पास क्या होगा, दूसरा चुंबक है। उसको घुमाने के बाद जो पोजीशन आई है वो वाली, तो कहाँ पे आ गया, θ2 पे आ गया। समझ गए। तो सुविधा के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपन एक लाइन सा ही बना रखा है जिससे अपने को क्या हो, स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हम जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि जो बल युग्म आघूर्ण होता है उसका मान टो कितना होता है। आपने देखा था टो था mb sin थीटा। भाई अपन ने देखा था ना, एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखे चुंबक के द्विध्रुव पे कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का मान क्या होता है, टो mb sin थीटा। भाई वही टो वेक्टर बराबर m क्रॉस b वेक्टर। याद आया, कुछ याद आ गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्थापन दे रहे हैं। थोड़ा सा विस्थापन देंगे तो क्या बदलेगा, थीटा बदलेगा। थीटा में क्या है, विस्थापन आ रहा है। हम ये भी जानते हैं जो डब्लू होता है, डब्लू क्या होता है बताइए, डब्लू होता है आपका एफ और डॉट डी। ये तो होता है, खोलते हैं तो एफ डी कोस थीटा आता है, ठीक है। तो ये डब्लू होता है अपने पास एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल में विस्थापन आ रहा है, तो अपन ने क्या किया, डी डब्ल्यू बराबर ले लिया। टो, यहाँ जो बल लग रहा है वो टो लग रहा है, और क्या हो रहा है, कोण में विस्थापन कितना है, डी थीटा है। तो ये फॉर्मूला लगाना है किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब अपन क्या करें, इस चुंबक के द्विध्रुव को θ1 से θ कोण तक घुमाने में किया गया कार्य की गणना कर लें। कहाँ से, θ1 से θ2 कोण तक। कहाँ घुमा रहे अपन, पहले θ1 पे था, θ2 तक। ये देखिए डी थीटा है। डी थीटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। डी डब्ल्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कहने का मतलब होता है डब्ल्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू निकालने के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से लेके θ2 तक टो डी थीटा हो जाएगा। टो आपका कांस्टेंट है ना, तो उसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, या फिर टो का मान लिख सकते हैं एम और बी। एम भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। मेरा क्या हो गया, एम भी बाहर आ गया। अब क्या रह गया, अंदर रह गया बच्चों साइन थीटा डी थीटा। अब समाकलन तो आता ही होगा सबको करना, आप लोगों को समाकलन ध्यान होगा, समाकलन अच्छी तरह याद है। सिंपल जो समाकलन होता है, जैसे अपने को मान लो साइन थीटा का समाकलन करना है डी थीटा के सापेक्ष,
है ना, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। तो क्या होता है ये साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, बताइए क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। ध्यान रखना भाई, अवकलन जो होता है यहाँ पे डी थीटा, साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो तो कोस थीटा होता है, लेकिन क्या होता है समाकलन जब करते हैं तो समाकलन जो होता है वो होता है बच्चों माइनस का कोस थीटा। थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी रखना, गलती मत करना। यहाँ पे क्या करना है, हल्के से अपने को क्या करनी है, सावधानी रखनी है। साइन थीटा का समाकलन माइनस का कोस थीटा होता है। तो अपने क्या किया, वही लिख लिया, साइन थीटा का मैंने समाकलन लिख दिया माइनस का कोस थीटा। चूंकि ये निश्चित समाकलन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा थीटा 1 से लेके कहाँ तक, थीटा 2 तक। समझ रहे हो बात को, अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने लिमिट लगा दी ना थीटा 1 और ये क्या कर दिया थीटा 2, तो इसमें भी क्या होगी, लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है, मुझे मान लो इसमें लिमिट लगाना है माइनस का कोस थीटा और इसमें लिमिट लगाना चाहता हूँ थीटा 1 से लेके थीटा 2। तो इसमें कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट जो ऊपर रखा हुआ है वो अपर लिमिट, जो नीचे रखा हुआ है वो क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। तो थीटा की जगह पहले थीटा 2 रखेंगे, तो ये रख दिया अपन ने माइनस कोस थीटा 2, ये आपका अपर लिमिट हो गया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, इसको माइनस करना है तो माइनस का ये हो गया अपने पास कोस थीटा 1, ये क्या हो गया कोस थीटा 1। खोलिए इसको जब खोलोगे तो क्या आएगा, ये माइनस का कोस थीटा 2 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा, कोस थीटा 1 आएगा। तो कुल मिला के अपने पास ये आ जाएगा। देखिए कैसे है, ये वाला आ गया अपने पास, हमारे पास वो एम बी था, एम बी बाहर का रखा है अपन ने, और ये हो गया अपने पास कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यहाँ पे जो माइनस का कोस थीटा 2 था बाद में लिख दिया और थीटा 1 को हमने क्या किया, पहले लिख लिया। ठीक है, अब कुछ केसेस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, अगर आपका थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 क्या है 180 डिग्री पे है, यानी क्या हुआ, यूं है, इसको घुमा के अपन ने यूं किया, इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। उसके सापेक्ष रखा हुआ है, मान ले इससे रखा हुआ है जो 0 डिग्री पे है, इसको हम कहते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। इसको जब घुमा के यूं कर देंगे 180 डिग्री पे ले आओगे तो इसको बोलते हैं हम अस्थायी संतुलन की अवस्था या स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जब अपने पास 0 है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोस थीटा 1 कितना हो जाएगा बताइए, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही अपने पास क्या निकालना है, कोस थीटा 2 निकालना है, ये कितना होगा, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का अपने को मान पता है माइनस का 1 होता है। तो ये अपन ने रख दिया 1 और ये माइनस का 1 बीच में माइनस है लगा दिया। -1 को इसको खोलोगे तो इसको खोलने पे देखिए क्या आएगा, एम बी माइनस वाला क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस का हो जाएगा। ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 MB आएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, 2 × M × B हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे बातें। ठीक है, सेकंड केस की बात करें, थीटा 1 लेना है 0 डिग्री, यानी स्थायी संतुलन की अवस्था। पहले क्या है, ये 0 डिग्री पे है, उसके बाद थीटा 2 क्या करना है, बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, यानी थीटा 2 का मान लिया 90 डिग्री। इसको कहते हैं बच्चों शून्य ऊर्जा की स्थिति। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त वही फॉर्मूला रख दीजिए, आपको ये तो पता ही है, अभी अपन ने किया कि कोस थीटा 1 की बात करूं तो कोस थीटा 1 कितना हो गया, कोस 0, इसका मान कितना हो गया 1, और अपन कोस थीटा 2 की बात करें, कोस थीटा 2 कितना हो गया, कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। रख दीजिए, ये W बराबर आ जाएगा आपके पास MB 1 कोस थीटा 1 1 माइनस कोस थीटा 2 0, 1 में से 0 गया कितना आया 1, तो इसको MB से गुणा करेंगे तो ये किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर M × B के बराबर होगा। ठीक है, हमने पहला केस क्या देखा, 0 से घुमा के वापस 180 पे ले गए। दूसरा केस क्या देखा अपन ने, 0 से कहाँ तक ले गए, 90 तक लेके गए। तीसरा केस अपन क्या करते हैं, 90 से लेके 180 तक लेके जाते हैं, यानी यहाँ तक आ गए ना, यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जब इस पे लाते हो 90 डिग्री पे लाते हो तो उसको बोलते हैं शून्य ऊर्जा की स्थिति, और जब वो क्या होता है 180 पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। बस मान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे मान बताए हैं। यहाँ पे थीटा 1 यानी कोस थीटा 1 इसके लिए कितना हो गया, कोस 90 0, कोस 180 डिग्री अभी बताया था माइनस का 1 होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ गया।
तो इसको क्या करना है अपने को, 1 से गुणा करना है। 1 क्यों आ गया समझ गए ना, 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 1 1 हो गया। तो ये अपने पास बच्चों W बराबर क्या आ गया, MB आ गया। ये तीनों केसेज हैं, तीनों केस बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए बात करते हैं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। हमने कार्य देख लिया, अब इसके ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। अभी देखा था आपने, पोजीशन में चेंज कर दिया, तो पोजीशन में चेंज करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ही तो होता है। याद कीजिए अपन ने बात की थी किसमें, आपके विद्युत वाले में, उसमें भी क्या कर रहे थे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे, उसको उठा के अपन ऊपर रखते थे, है ना। तो क्या हो रहा था, किया गया कार्य क्या था, ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लगानी है अपने को, यही कहना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। कहाँ से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से, यानी यहाँ से शून्य ऊर्जा का मतलब कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री से किसी कोण तक लेके जाते हो, यानी थीटा तक लेके जाते हो, उसमें जो किया गया कार्य है वो कहलाता है आपका चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको UM से रिप्रेजेंट कर देते हैं, M फॉर मैग्नेटिक। तो देखिए अभी आपने देखा था कि W बराबर क्या आया था, ये सूत्र आया था हमारा, W बराबर आया था MB cos θ1 माइनस cos θ2, यही आया था। अब अपन क्या करें, θ1 का मान 90 रख दें और θ2 का मान क्या करें, थीटा रख दें। cos 90 का मान 0 होता है, तो इसको तो 0 कर दिया और ये माइनस का रह गया, तो ये अपने पास 0 होके हट गया। तो फाइनली अपने पास U बराबर आ गया ये माइनस MB cos θ। भाई डॉट प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर करते हैं तो क्या आता है, AB cos θ आता है। ये तो अपन जानते हैं, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं इस चीज़ों को। A वेक्टर डॉट B वेक्टर करते हैं तो क्या आता है, AB cos θ आता है। यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, M वेक्टर डॉट B वेक्टर के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। तो ये रिजल्ट भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इस रिजल्ट को भी याद रखना है। बस इतना से याद रखिए, किया गया कार्य तो आपने निकाल ही लिया, और वो कार्य क्या करना पड़े, यहाँ से 90 डिग्री से लेके कहाँ तक, किसी भी एंगल तक घुमाना पड़े, तो उसमें जो आपको कार्य करना पड़ रहा है वो किसके बराबर होता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। सूत्र अपने को याद रखना है, U बराबर माइनस का MB cos θ होता है। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ गए होंगे। चलिए इसके लिए हम कहते हैं, कुछ केसेस करते हैं कि आपको 90 डिग्री से कहाँ तक लेके जाना है, 0 डिग्री तक लेके जाना है। 90 डिग्री से कहाँ लेके जाना है हमें, 0 डिग्री तक, यानी यहाँ तक लेके आना है। 0 डिग्री तक लाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अब स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका जो सूत्र है ये वाला, U बराबर माइनस MB cos θ। इसमें क्या करें, हम फॉर्मूला लगा दें, थीटा की जगह क्या लेना है आपको, 0 लेना है। थीटा की जगह हम क्या करें, 0 ले लें, तो U बराबर आ गया आपके पास माइनस MB cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है भाई, cos 0 का मान होता है कितना, 1। यहाँ पे 1 रख दिया तो U बराबर क्या आएगा, माइनस का MB आएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन की बात करूं तो दूसरे कंडीशन की बात करें कि थीटा बराबर हम क्या करें, 90 ले लें, यानी यहाँ पे ही रखें, हिलाए नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब यहाँ पे रहेगा तो कार्य तो करना ही नहीं पड़ रहा ना आपको, कार्य नहीं करना पड़ा तो ऊर्जा भी नहीं आएगी, सीधी सी बात, 0 आना चाहिए। सूत्र से भी देखते हैं आता है क्या 0। जब मैं थीटा का मान 90 डिग्री लेता हूँ, यानी शून्य ऊर्जा की स्थिति में रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का MB cos 90, और इसका मान भी क्या आ गया, 0 ही आ गया। समझ गए होंगे बार बार हम इसको शून्य ऊर्जा की स्थिति क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा शून्य प्राप्त हो रही है। तीसरी कंडीशन की बात करें, अपन 180 डिग्री पे लाएं, यानी 90 से क्या कर रहे हैं, 180 पे ला रहे हैं। वहाँ पे भी हमने तीसरा कंडीशन किया था, तो यहाँ से क्या आएगा, cos 180, इसका मान कितना होता है, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, तो U बराबर क्या हो गया, MB आ गया। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, परीक्षा में अपने से पूछे जा सकते हैं, तो तीनों केस बता सकते हो आप। विशेष तौर से किसी एंगल पे भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं आपसे, तो ये तो आपको पता ही है। अगर न्यूमेरिकल पूछेंगे, थीटा का मान देंगे, हम क्या करेंगे, वो थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम याद कीजिए, जब आपने कहते हैं विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या था, कूलाम का नियम आया था, है ना, वहाँ पे भी गाउस का नियम आया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए क्या कहता है यहाँ पे भी, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स देखना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जिस तरह आपने वहाँ पे विद्युत फ्लक्स देखा था, वैसे यहाँ पे क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स देखना है। बच्चों ये बात तो आप नोट कर रहे होंगे
ये चुंबकीय जो चल रहा है बिल्कुल विद्युत वाले के पैरेलल चल रहा है, जैसा वहाँ होता है वैसा ही क्या हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है ना। बस इतनी सी बात है। अगर पिछले चैप्टर आपके क्लियर हैं, ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, केवल एक बार देखने की ज़रूरत है। तो पहले वाले चैप्टर को ज़रूर आप अच्छी तरह पढ़िए, पूरा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तब इसको देखिए आप। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, याद कीजिए विद्युत फ्लक्स क्या था। अगर आपको विद्युत फ्लक्स याद आ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी आप आसानी से लिख सकते हैं। याद आया कुछ? वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था, लंबवत रखे एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली क्या थी, विद्युत बल रेखाओं, क्या था वो, फ्लक्स कहला रहा था। यहाँ भी यही चीज़ लिख रखा है मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बी से करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। और छोटा सा मान लें, अगर छोटे से क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डी लगा देंगे। तो डी फाई बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। अगर आप यहाँ पे मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रक बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। ये जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और ये ए जो है ये क्या है, एरिया है। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, वेबर। और लिखने का तरीका डब्ल्यू भी लिख देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, क्लियर है। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। बच्चों इस सूत्र को जरूर याद रखना। इस सूत्र को क्या करना है, अपने को याद रखना है। ये बड़े काम का सूत्र है। अब बात करें कि ये तो अपने फाई आ गया। फाई का जो पद्धति, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, ये जो बताया ये तो क्या था आपका, एमकेएस पद्धति में था। सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है मैक्सवेल। सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया, इसलिए इसका नाम मैक्सवेल पड़ गया। और 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। एम एक्स से लिख देंगे, इसका मतलब यही है मैक्सवेल है। तो इन दोनों में रिलेशन भी आपको याद आना चाहिए। कोई ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वेबर और मैक्सवेल में, वो आपको याद रखना है कि 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर। अब बात करते हैं जो अपना टॉपिक था उसका, कि चुंबकत्व के लिए गाउस ने क्या नियम दिया। गाउस ने क्या नियम दिया, वहाँ पे क्या नियम दिया था याद कीजिए। वहाँ भी एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना की थी ना। यहाँ भी हम वही बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो सीधी सी बात है, सेम वैसा का वैसा ही है। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का मान सदैव 0 होता है। ये किसने कहा, गाउस ने ये सूत्र बनाया। ये अपने समाकलन का निशान है, बंद पृष्ठ का समाकलन है। बी वेक्टर डॉट डी एस बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अभी बता दिया, इसका मान तो पता ही ना आपको, बी वेक्टर डॉट डी एस, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि अपने को सूत्र याद रखना है, चुंबक के लिए गाउस का नियम सेम वैसा वैसे पहले जो गाउस का नियम आया था उसी से मिलता जुलता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का क्या होता है, μ0 गुणा के बराबर होता है। ये भी कहा जा सकता है। कैसे कह सकते हैं ये, देखिए यहाँ पे दो अपने पास ले, एक तो प्लस का होता है एक माइनस का होता है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वास्तव में फॉर्मूला तो ये होता है इसका, जिसको अपन ने 0 बना रखा है। तो कभी आपसे पूछ लें तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता है, एकल चुंबक का अस्तित्व होता है क्या, पहले भी अपन ने बात कर ली, एकल चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहें कि कहीं पर एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व है तो गाउस का नियम क्या होगा, तो यहाँ से क्या करें, एक को हटा दें, इसको क्या किया, हटा दिया, तो गाउस का नियम ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ0 और qm होगा। कौन सी स्थिति में, होता नहीं है ऐसा, अपन मान रहे हैं कि एकल है, वहाँ पे ध्रुव क्या है, एकल है, उस वक्त गाउस का नियम ये होगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, समझ गए गाउस के नियम को। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।